physical properties of ether. So physical properties of ether. So first point is physical states and boiling point. Physical states and boiling point. In that, first point is that dimethyl ether and ethyl methyl ether are gases. So this dimethyl ether or ethyl methyl ether, these are the gases. Okay, so dimethyl ether or ethyl methyl ether, these are the gases. These are the gases. Second point is that other ethers are colorless. जो दूसरे ईथर होते हैं वो कलरलेस होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं, वो गैस नहीं होते. ओके, और उसका जो ओडर होता है वो प्लीजेंट ओडर होता है, प्लीजेंट ओडर. तो इस तरह से ये है कि ये जो लोअर ईथर्स है या इथिल डाई इथिल ईथर है या इथिल मिथिल ईथर है, ये गैसेस है, और अदर जो है वो कलरलेस लिक्विड होते हैं और उनका जो स्मेल है वो प्लीजेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें हम तो लोअर जो ईथर होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं और हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं. लोअर वाले जो ईथर होते हैं वो हाईली, एक तो वो हाईली वोलाटाइल होते हैं, मतलब वो उसका कन्वर्जन लिक्विड स्टेट का या गैसियस स्टेट का जो है वो कन्वर्जन हो जाता है वेपर्स में. हाईली वोलाटाइल और हाईली इनफ्लेमेबल होता है. लोअर ईथर्स जो है वो हाईली वोलाटाइल और इनफ्लेमेबल होते हैं. उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट है ईथर का, ग्रेजुअल इंक्रीज, मॉलिक्यूलर मास जैसे बढ़ता है वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो ईथर होते हैं वो ग्रेजुअल इंक्रीज, धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअल इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाता है वैसे वैसे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ते जाता है. तो ये आपको पता है ये पॉइंट कि मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी उसको ज़्यादा लगेगी. तो ये होगी पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ पॉइंट्स थे बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल स्टेट के बारे में, तो वो हमने पढ़े. जैसे कि डाइथिल ईथर और इथिल मिथिल ईथर गैसेस है और अदर जो है वो कलरलेस लिक्विड है, उसको प्लीजेंट ओडर होती है. लोअर ईथर जो होते हैं हाईली वोलाटाइल होते हैं एंड इनफ्लेमेबल होते हैं, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा. तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट है कि पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी. पोलैरिटी जो होती है उनमें और वो किस किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं ईथर, वो हम देखेंगे. तो जो बॉन्ड एंगल होता है कार्बन, ये जो ईथर का स्ट्रक्चर है इसका जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो बॉन्ड एंगल होता है 110 डिग्री होता है. ओके, 110 डिग्री होता है, 180 डिग्री नहीं होता. जैसे कि आप देख सकते हो कि कार्बन डैश
ऑक्सीजन डैश कार्बन। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये आपको लगेगा कि ये 180 डिग्री है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये 110 डिग्री होता है। ध्यान में रहना चाहिए। दिखने के लिए तो हमको ऐसे स्ट्रेट दिख रहा है, तो हमको लगेगा कि 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, पर एक्चुअल में वो 1110 डिग्री होता है। तो इस वजह से क्या होगा फिर, सो द बॉन्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ द टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डू नॉट कैंसल ईच अदर। अगर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री रहता तो जो कार्बन एंड ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, दो कार्बन एंड ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो डाइपोल मोमेंट कैंसल करेंगे, डाइपोल मोमेंट जो है वो कैंसल करेंगे, कैंसल। ओके, टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड देयर डाइपोल मोमेंट इज कैंसल्ड बाय ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे की बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कैंसिल करेंगे, क्योंकि अगर सेम ही रहा कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन, अगर ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री रहा तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट है और इसकी जो डाइपोल मोमेंट है तो वो एक दूसरे को कैंसल करेंगे। ओके, कैंसल करेंगे। बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल 110 डिग्री रहने के वजह से ये जो कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, दो टू कार्बन एंड ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो डाइपोल मोमेंट कैंसल नहीं करते, डाइपोल मोमेंट कैंसल वो नहीं करते। तो क्या होता है, देयरफॉर ईथर्स पजेस स्मॉल नेट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट अगर वो कैंसिल नहीं करते तो 1110 बॉन्ड एंगल होने के वजह से ईथर्स में स्मॉल डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट होता है, स्मॉल नेट डाइपोल मोमेंट होता है। ये आपको 11 स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत सिखाया होगा कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ओके, तो 11 के बुक में है ये, और थोड़ा पढ़ा भी है हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में। ओके, तो ये आप देखो तो एक्चुअली इसका बॉन्ड एंगल ऐसे न रह के ऐसे रहता है, ये ऑक्सीजन, ये अल्किल ग्रुप, मतलब कार्बन अटैच होगा अल्किल ग्रुप का, तो ये जो है ये 1110 डिग्री बॉन्ड एंगल है उसका। ओके, 1110 डिग्री वो बॉन्ड एंगल है उसका, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगी। ओके, तो नेट डाइपोल मोमेंट शो करते हैं वो। ओके, इट शोज नेट डाइपोल मोमेंट। ओके, तो इस तरह से ये डाइपोल मोमेंट का पॉइंट था कि बॉन्ड एंगल जो है 110 है, 180 नहीं है। 180 होगा तो डाइपोल मोमेंट वो एक दूसरे की डाइपोल मोमेंट कैंसिल करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कार्बन दोनों जो है वो डाइपोल मोमेंट कैंसिल करेंगे एक दूसरे की, पर वो बॉन्ड एंगल होता है 110 डिग्री। 110 डिग्री का एंगल बनने की वजह से वो छोटी या स्मॉल नेट डाइपोल मोमेंट शो करता है। तो इस तरह से ये पॉइंट है, और उसमें है थोड़ा वो देखेंगे। तो वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर्स डज नॉट अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट। अगर ईथर वीक रहा, वीक पोलैरिटी अगर रही ईथर की, वीक पोलैरिटी रही तो इसका इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पड़ता। ओके, डज नॉट अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट, सो which are about the same as those of alkenes having comparable molecular mass। तो ईथर जो है वीक पोलैरिटी अफेक्ट नहीं करती बॉइलिंग पॉइंट की, और ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है
वो सेम होता है अल्केन्स की तरह, सेम एज अल्केन्स। ओके, पर कौन से अल्केन्स की अगर उसका मॉलिक्यूलर मास सेम हो, मॉलिक्यूलर मास सेम हो ईथर से, मतलब ईथर का मॉलिक्यूलर मास और अल्केन का मॉलिक्यूलर मास अगर सेम रहा तो उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सेम ही रहेंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो टेबल में बुक में दिया है आपके मॉलिक्यूलर मास एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मॉलिक्यूलर मास जैसे रहेगा वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। सो इसमें और एक पॉइंट ऐसा है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट होल्ड्स अल्कोहल मॉलिक्यूल टुगेदर स्ट्रांगली इज नॉट प्रेजेंट इन ईथर एंड अल्केन। तो अल्कोहल में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल में और उसको वो टाइटली पकड़ता है। ओके, ये क्या करता है, होल्ड्स टाइटली अल्कोहल के मॉलिक्यूल को वो टाइटली पकड़ता है। पर ये जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है ये एब्सेंट रहती है ईथर में एंड अल्केन में। ईथर्स में या अल्केन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं रहती, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होने के वजह से वो टाइटली हेल्ड नहीं होते। However, solubility and miscibility of ethers in water is similar to that of alcohol of comparable molecular mass। पर अल्कोहल की जो solubility है वाटर में, ओके, वो सेम है ईथर के solubility से। वाटर में जो ईथर की solubility है उससे वो सेम है। ओके, तो ईथर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर टू इथेरियल ऑक्सीजन। तो ये क्यों होता है, ईथर की solubility इन वाटर इज सेम एज दैट ऑफ द solubility इन वाटर ऑफ अल्कोहल इज सेम। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो ईथर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है जस्ट लाइक अल्कोहल जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है वैसे ही ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में फॉर्म करता है। ये जो पहला पॉइंट हमने देखा ये वाटर के बारे में ही था, ये सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में था। पर यहाँ पे जो पॉइंट है ये जो है वाटर के सोल्यूबिलिटी के बारे में है। तो वाटर में जब वो सोल्यूबल होता है तो अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, वैसे ही ईथर भी जब वाटर में मिक्स होता है या सोल्यूबल होता है तब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। तो ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके द्वारा, तो इथेरियल ऑक्सीजन, इथेरियल ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है वो इथेरियल ऑक्सीजन की मदद से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। ओके, तो ये अल्किल ग्रुप और ये ROR ये है ईथर। ओके, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेरियल ऑक्सीजन से होती है। ये है इथेरियल ऑक्सीजन। ओके, इस तरह से इथेरियल ऑक्सीजन
ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो वाटर के मॉलिक्यूल में से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ये वाटर का हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से ये जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये इथेरियल ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करता है उससे। तो डाईइथिल ईथर एंड एन ब्यूटिल अल्कोहल हैव रिस्पेक्टिव मिसिबिलिटीज ऑफ 7.5 एंड 9 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं क्या कि डाईइथिल ईथर, डाईइथिल ईथर जो है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो है 7.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, एंड दूसरा जो है वो है एन ब्यूटिल अल्कोहल। तो इसकी है 9 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है। और ये इथेरियल ऑक्सीजन से कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है वो है। और ये जो है इसका जो मतलब पोलैरिटी एंड सोल्यूबिलिटी वाला जो पूरा पॉइंट है वो मैंने डिस्कस किया। तो पहले पेज में मैंने डिस्कस किया कि बॉन्ड एंगल के बारे में। 180 बॉन्ड एंगल नहीं होता, दिखने में वो वैसे दिखता है पर वो 180 डिग्री नहीं होता, तो 110 डिग्री होता है वो। उस वजह से नेट डायपोल मोमेंट वो कैंसिल नहीं कर पाते, और नेट डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं कर पाने के वजह से उसमें पोलैरिटी होती है, पर वो वीक पोलर होते हैं क्योंकि नेट नेट डायपोल मोमेंट जो है वो स्मॉल है, ये ध्यान में रखो। नेट डायपोल मोमेंट जो है वो स्मॉल होने की वजह से उसकी पोलैरिटी भी वीक रहेगी। और ऐसे जो वीक पोलैरिटी वाले जो इथर होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अफेक्ट नहीं होता वीक पोलैरिटी से। मतलब हालांकि उसमें वीक पोलैरिटी क्यों है, क्योंकि स्मॉल नेट डायपोल मोमेंट होने की वजह से उसमें वीक पोलैरिटी है, पर उसकी जो सॉल्युबिलिटी सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अफेक्ट नहीं होता वीक पोलैरिटी की वजह से। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन के बॉइलिंग पॉइंट से सिमिलर होता है। तो अगर बॉइलिंग ईथर का अगर मॉलिक्यूलर मास सेम रहे और अल्केन का मॉलिक्यूलर मास सेम रहे तो उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहते हैं। तो अल्कोहल में अगर अल्कोहल का अगर सोचा जाए तो अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इस वजह से वो उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं, या ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट होल्ड्स द bond between the alcohols, or bond between the atoms in the molecule tightly. But in case of ether there is absence of intermolecular hydrogen bonding. That's why in case of ethers and alkane intermolecular hydrogen bonding is not there, and that's why they are loosely held. But in water the solubility of alcohol in water same as compared to solubility of ether in a water. It forms hydrogen bonding, and वो कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं? थ्रू द इथेरल ऑक्सीजन। तो इथेरल ऑक्सीजन जो है मैंने ये शो किया आपको, इथेरल ऑक्सीजन। तो ये जो है ये ईथर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल क्या हाइड्रोजन है और इथेरल ऑक्सीजन है, इनमें बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये एग्जांपल है कि इनकी सॉल्युबिलिटी दी हुई है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर।
तो कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज है ईथर के? तो लैबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर, ओके, देन रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप ऑफ ईथर, उसमें फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, देन रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड, उसमें रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर, उसमें हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, देन नाइट्रेशन। तो इस तरह से ये ABCD 4 मेन केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो आप चार्ट बना सकते हो उसके, तो चार्ट बना के आप कमेंट करना, ओके। तो पहला जो है वो है लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ फॉर ईथर, लैबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर्स। तो लैबोरेटरी टेस्ट करके हमको पता चलेगा कि ईथर कंपाउंड है या नहीं प्रेजेंट। तो ईथर जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, ईथर्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, ओके, इन एक्वियस मीडियम, न्यूट्रल इन एक्वियस मतलब लिक्विड मीडियम में वो न्यूट्रल होते हैं, एक्वियस मीडियम में वो न्यूट्रल होते हैं एंड डू नॉट रिएक्ट विद बेस। ईथर एक्वियस मीडियम में न्यूट्रल होते हैं और वो बेस से रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद बेस। कोल्ड डाइल्यूट एसिड्स किसी से वो रिएक्ट नहीं करेंगे, बेसिस से, कोल्ड डाइल्यूट एसिड्स से वो रिएक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उनसे भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे या एक्टिव मेटल से वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ईथर्स जो है वो एक्वियस मीडियम में न्यूट्रल होते हैं और वो बेस, कोल्ड डाइल्यूट एसिड, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एक्टिव मेटल्स से वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अगर ईथर जो है वो डिजोल्व इन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का जिक्र नहीं है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट हो सकता है। तो ईथर जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट होता है, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट होता है, तो रिजल्टिंग कंपाउंड होता है ऑक्सोनियम सॉल्ट, रिजल्टिंग कंपाउंड होता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। देखते हैं हम ROR, ये है ईथर, उसके बाद वो रिएक्ट होता है H2SO4 कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, देन इट फॉर्म्स ऑक्सोनियम आयन, ओके। तो ये है ऑक्सोनियम आयन, ओके। तो इस तरह से ये है कि लेबोरेटरी टेस्ट में हमने देखा कि ईथर्स जो है न्यूट्रल होता है एक्वियस मीडियम में, इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड इन एक्वियस मीडियम एंड इट डू नॉट रिएक्ट विद बेस और कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड और रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और एक्टिव मेटल्स, बट इट कैन बी reactive with the concentrated H2SO4. So we use the cold concentrated H2SO4 when the reaction occurs when oxonium salt is formed, and reaction you can see the reaction. So this properties distinguishes ethers from hydrocarbons, मतलब हाइड्रोकार्बन जो है अल्केन्स या जो कुछ भी होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो कार्बन जो होते हैं और ईथर जो होते हैं, तो
ये डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ईथर्स जो है वो अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में रिएक्ट किया जाए तो ऑक्सोनियम आयन तैयार करते हैं। ओके, पर ईथर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अगर रिएक्ट किया जाए तो ऑक्सोनियम आयन तैयार करते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में रिएक्ट करेंगे तो वो ऑक्सोनियम आयन नहीं तैयार करेंगे वो ऑक्सोनियम आयन। तो ये डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी है, इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि कलर ऑर्डर से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कुछ कुछ एलिमेंट कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होते हैं तो हम पहचान नहीं सकते या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो ईथर है या अल्केन है या अल्कीन है या हाइड्रोकार्बन्स है या कोई कुछ और केमिकल्स है। तो ये लेबोरेटरी टेस्ट किसके लिए है? ये लेबोरेटरी टेस्ट ईथर को हमको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको टेस्ट ट्यूब में कुछ दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसको बताओ ये क्या है, कि ये टेस्ट ट्यूब में क्या है। ओके, तो ये टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड है या केमिकल है वो ईथर है, अल्केन है, अल्कीन है या कौन सा सब्सटेंस है। तो ये अगर हमको पहचानना है तो पहले हमको उसकी न्यूट्रलिटी देखनी पड़ेगी कि ईथर जो है वो बेस से रिएक्ट हो रहा है क्या। ईथर इन द सेंस जो केमिकल आपको टेस्ट ट्यूब में दिया है वो बेस से रिएक्ट हो रहा है या कोल्ड डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट हो रहा है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से वो रिएक्ट हो रहा है या एक्टिव मेटल से वो रिएक्ट हो रहा है। तो इस तरह से रिएक्टिविटी देखनी पड़ेगी। अगर वो किससे भी रिएक्ट नहीं हो रहा है तो हम फाइनली इन्फ्रेंस कर सकते हैं कि वो न्यूट्रल कंपाउंड है। पर अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट अगर हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ये डेफिनेटली ईथर है और वो ऑक्सोनियम आयन फॉर्म करेगा। तो ऑक्सोनियम आयन को टेस्ट करने के लिए भी और कुछ केमिकल लेबोरेटरी टेस्ट होगी। तो वो टेस्ट करने के बाद हमको पता चलेगा कि ईथर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करने के बाद ऑक्सोनियम आयन तैयार करेगा, मतलब वो डेफिनेटली ईथर ही है। तो ये है पहला टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट। दूसरा जो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप ऑफ ईथर। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप, जिसमें अल्किल ग्रुप होता है ओके ईथर में, वो रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन मतलब एक ही इसमें, तो फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड तैयार होता है और उससे हम समझ सकते हैं कि ये ईथर है। तो इसमें डाइथिल ईथर अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जाए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, तो पेरोक्साइड मिलेगा। तो हम एग्जांपल लेंगे डाइथिल ईथर। तो एक ईथर हम ऐसा लिखेंगे CH3 CH2O और दूसरा C2H5। ये भी C2H5 लिखते आएगा, वैसे कुछ नहीं। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, कौन से मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं? लॉन्ग कांटेक्ट विद एयर, मतलब ज्यादा देर तक ये जो डाई इथिल ईथर है उसको लॉन्ग कांटेक्ट रखना है एयर से, लॉन्ग कांटेक्ट में रखना है एयर से। तो क्या होगा एक्चुअल में कि ये जो इसमें जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कंबाइन होगा, ये ऑक्सीजन के दो एटम है। तो इसमें से ये हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होगा इससे, ओके, इससे कंबाइन होगा कार्बन से। ठीक है, हम करते हैं, अभी लिखते हैं वैसे CH3C, ये हो गया ऑक्सीजन कंबाइन OCTH5, ओके, और एक ऑक्सीजन कार्बन से कंबाइन हो गया। और दूसरा जो यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक लिख लेता हूं मैं, एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो CH बचा है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये कंबाइन होगा ये ऑक्सीजन से। कंबाइन होने के बाद रिजल्टिंग जो है वो बनेगा OH,
और ये OH है, ये यहाँ पे अटैच होगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन है कि ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन को अटैच होने के वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलेगा, और वो बॉन्ड ब्रेक करके निकला हुआ जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन होगा दूसरे ऑक्सीजन से और बॉन्ड फॉर्म करेगा OH, और ये जो है वो कंबाइन होगा ये ऑक्सीजन से। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये स्ट्रक्चर ही पेरोक्साइड है डाईइथिल ईथर का। इसको ही बोलेंगे हम पेरोक्साइड ऑफ डाईइथिल ईथर। पेरोक्साइड ऑफ डाईइथिल ईथर। तो इस तरह से ये रिएक्शन है जिसमें इन्वॉल्व होता है अल्किल ग्रुप। तो ऑल ईथर्स which have been exposed to the atmosphere contains peroxide। ओके, तो ये अनडिजायरेबल रिएक्शन है और सभी तरह के जो ईथर्स होते हैं वो अगर एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करे तो पेरोक्साइड बनाते हैं। मतलब ये ध्यान में रखो आप कि ऑल ईथर्स अगर ऑक्सीजन को एक्सपोज किए गए तो पेरोक्साइड बनाएंगे। ओके, तो ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है कि ऑल ईथर्स मतलब आपको कुछ केमिकल दिया गया और आपको बोला गया कि आइडेंटिफाई दिस केमिकल, तो अगर वो एयर को एक्सपोज करेंगे तो पेरोक्साइड तैयार होगा। तो वो डेफिनेटली एक टेस्ट है कि वो हम पहचान सकते हैं कि ये ईथर हो सकता है। ओके, और ये अनडिजायरेबल रिएक्शन होती है, मतलब हमको एक्सपेक्ट नहीं होता। तो पेरोक्स अनडिजायरेबल मतलब टाल नहीं सकते, अगर उसका एयर से कांटेक्ट हुआ तो पेरोक्साइड तैयार हो जाएगा। अनडिजायरेबल मतलब हमारे डिजायर के खिलाफ, तो हमको ईथर ही चाहिए, पेरोक्साइड नहीं। तो अनडिजायरेबल होता है ये, मतलब हमारे डिजायर के खिलाफ ये कन्वर्जन हो जाता है ईथर का पेरोक्साइड में। इस वजह से ईथर को अगर ईथर को बंद बोतल में रखा जाता है या बंद इसमें रखा जाता है पैकेट में, जो कि ऑक्सीजन से अगर उसका कांटेक्ट हो गया तो वो पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। तो पेरोक्साइड जो है वो हजार्डस होता है ना, अनडिजायरेबल रिएक्शन है, हमको नहीं चाहिए पेरोक्साइड। और ये जो पेरोक्साइड है ये हजार्डस होता है, ये पेरोक्साइड जो है वो हजार्डस होता है। तो ये डिकम्पोज होता है हाई टेम्परेचर पर। पेरोक्साइड्स आर हजार्डस बिकॉज दे डिकम्पोज वायलेंटली एट हाई टेम्परेचर। ये हजार्डस क्यों होता है? अगर हाई टेम्परेचर दिया जाए तो ये वायलेंटली डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज मतलब उसका ब्लास्ट भी हो सकता है ज़्यादा हाई टेम्परेचर देने के वजह से। पेरोक्साइड डेंजरस या डेडली हो सकता है। तो इस तरह से एक बार रिवाइज करेंगे कि ईथर जो है वो ऑक्सीजन को एक्सपोज करेंगे, लॉन्ग टाइम कांटेक्ट रखेंगे एयर से, तो उसका कन्वर्जन पेरोक्साइड में होगा। और ये रिएक्शन तो आपको समझी है। तो सभी तरह के ईथर्स अगर ऑक्सीजन को एक्सपोज करेंगे तो पेरोक्साइड तैयार होगा। और ये अनडिजायरेबल रिएक्शन है क्योंकि ईथर्स, हमें ईथर चाहिए, पेरोक्साइड नहीं। तो अगर ईथर को हम मतलब एक्सीडेंटली अगर वो ऑक्सीजन से एक्सपोज हो जाए तो पेरोक्साइड में उसका कन्वर्जन हो जाएगा, तो वो ईथर नहीं रहेगा, वो पेरोक्साइड बन जाएगा। तो पेरोक्साइड लेके हम क्या करेंगे, क्योंकि पेरोक्साइड हजार्डस होता है और अगर उसको हाई टेम्परेचर दिया जाए तो वायलेंटली डिकम्पोज हो सकता है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है वो हमने देखा। तो अगला वाला जो सी टाइप का रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।